नमस्ते बच्चों, हिंदी के इस पीरियड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मनु भंडारी की रचना एक कहानी यह भी। उससे पहले हम लोग मनु भंडारी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर अर्थात 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरिंडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य अर्थात वहाँ पे प्रोफेसर रहीं, अध्यापक रहीं। अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त अर्थात रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्त के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। अपना केवल पुस्तकें लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर अर्थात स्वतंत्रता के उत्तर। उत्तर का 3 अर्थ है। उत्तर का प्रश्न का जैसे उत्तर होता है, अर्थात उत्तर मतलब जवाब, एक उत्तर, उत्तर मतलब दिशा उत्तर की ओर, और उत्तर मतलब बाद, तो है स्वातंत्र्योत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद। हिंदी कथा साहित्य, कथा कहानी, हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर, प्रमुख हस्ती। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, यह कहानी संग्रह है। त्रिशंकु जो रचना है उनकी कहानी संग्रह, आपका बंटी और महाभोज, ये दोनों उपन्यास हैं। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं, पट जो पर्दे के पीछे कथाएं चलती हैं, तो पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य, एक कहानी यह भी, इस कहानी में क्या है, आत्मकथ्य, अपनी आत्मकथा को उन्होंने लिखा है। एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य को प्रकाशन। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प कला की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों, जिसे आप पढ़ करके अनुभव हो, आपको ऐसा लगे कि घटनाएं घट रही हैं, जैसे आप उस घटना के खुद एक पात्र हैं जो घटना घट रही है देख रहे हैं। अनुभूति की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है किनकी, मनु भंडारी की रचनाओं में। अब एक कहानी यह भी के बारे में थोड़ी जानकारी संक्षेप में। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार मतलब एक घटना एक घटी, फिर उसके बाद दूसरी घटना, तीसरी, ऐसा नहीं है। जो घटनाएं उनको याद आती गई हैं उन घटनाओं को उन्होंने लिखा है। पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन,
जब उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। दो लोगों का, खास करके उनकी अध्यापिका और उनके पिताजी का, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव मतलब क्या होता है, ठहराव, रुकाव, जहाँ पे लोग रुकते हैं, प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 अर्थात 1946-47 के आसपास स्वतंत्रता जब आज़ादी मिली थी, तो 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो हम लोग देखिए इस पाठ में देखते हैं उनके बारे में, क्योंकि है तो ये कहानी है अभी, लेकिन यह आत्मकथ्य है, तो उनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी मिलेगी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी। अब अजमेर क्यों, आगे पता चलेगा। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, अर्थात पिताजी रहते थे, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। अच्छा, ऊपर पिताजी का साम्राज्य और नीचे वो लोग रहते थे, भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ, अर्थात माताजी उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, व्यक्तित्वहीन अर्थात जिसके अपने व्यक्तित्व पर कोई अहंकार न हो, व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। हर समय घर गृहस्थी में लगी रहती थी। उनका जीवन केवल परिवार का पालन पोषण और सेवा ही था। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदा मतलब पद पे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिल होना, उदार विचार वाला होना, तो उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंगवादी। अहंगवादी क्या होता है? अहंकारी, घमंडी, अहंगवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों, खंडहर, भग्नावशेष टूटे फूटे खंडहर, तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे।
एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। आर्थिक झटका क्या, कोई नुकसान हुआ होगा आर्थिक रूप से, तो आर्थिक नुकसान के झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। कोई शब्दकोश वगैरह अपना तैयार कर रहे थे, को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जो सकारात्मक सोच थी धीरे धीरे उस पर निचोड़ना उसको, अर्थात कमज़ोर पड़ने लगे। तो सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक अर्थात कम होती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित मतलब फैलाकर देखना, जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखना, उसे बोलते हैं विस्फारित। और अधिक विस्फारित उनका अहंकार उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनावें। नवाबी आदतें, नवाबी मतलब शानो शौकत से रहना, ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी सबका उपभोग करना, खरीदना, रखना, पैसा हो या न हो, चाहे उधार लेने। तो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते, जो हर समय शीर्ष पे हो, और हाशिया मतलब होता है किनारे पे। हाशिए पर चले जाने की यातना होता है कष्ट, चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थी। तो उनका क्रोध किस पे उतरता था? उनकी माँ पर, अर्थात उनकी पत्नी पर। उनके पिताजी अपनी पत्नी पर उतारते। क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात अर्थात धोखा, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने, अर्थात इनके पिताजी सबका विश्वास करते थे। करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और उनके पिताजी में ऐसा परिवर्तन आ गया। पर यह पितृगाथा, पिता की कहानी, पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। वो इसलिए बता रही हैं कि उनके व्यक्तित्व और की जो भी चीज़ें हैं, लेखिका अर्थात मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ग्रंथि मतलब जो कुंठा, अंदर ही अंदर जो लोग सोचते हैं, अंदर ही अंदर मन में जो हीन भावना उठती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि ने जन्म ले लिया, भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, लेखिका कैसी हैं? काली हैं। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, अर्थात दुबली पतली सी थी, कमज़ोर सी थी, बचपन में दुबली और मरियल भी थी।
गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। पिताजी चाहते थे कि मेरे बच्चे गोरे हों, या गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही की। अर्थात उनके अंदर जो हीन भावना की जो ग्रंथि कुंठा ने जन्म लिया, क्या था, उनसे बड़ी जो बहन थी सुशीला, गोरी थी, उनसे तुलना बार बार करने की वजह से उनके अंदर क्या हीन भावना आ गई थी। तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद, नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। अर्थात आज भी लेखिका की, जब तक यह लेख लिख रही हैं, आत्मकथ्य लिख रही हैं, तो कह रही हैं कि आज भी उस कुंठा से मैं ग्रसित हूँ। वह ग्रंथि मेरे अंदर, हीन भावना की ग्रंथि आज भी है, मैं उससे निकल नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों, अर्थात जो मैं लेखिका हूँ, जो लिखी हूँ, जो उपलब्धियाँ हैं, तो विशेषण लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। जब लोग कोई मेरी तारीफ़ करते हैं, तो तारीफ़ के समय मैं अपने अंदर सोचती हूँ कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, यह सोचकर गड़ने गड़ने को आ जाती हूँ। तो गड़ने गड़ने को आ जाता, बहुत संकोच स्वभाव होना, संकुचित होना है, फिर से हीन भावना पैदा हो जाना, बल्कि गड़ने गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतना की अवस्था, चेतना जिसके अंदर न हो, शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। जैसे कोई कार्य कर दी, तारीफ हुई, बहुत अच्छा हुआ, तो सोचती थी कि ये तो तुक्का हो गया, शायद इत्तेफाक से हो गया, जबकि ऐसा नहीं था, तो तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, भन्ना जाना, चिड़चिड़ापन होना, मतलब क्रोधित होना, कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा पीड़ा से उपजा उत्पन्न हुआ, उपजा शक संदेह। होश संभालने के बाद, जब से अपने बारे में जानने लगी, जब से जानकारी होने लगी, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, टक्कर अर्थात वाद विवाद होता रहा, टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को, जो परंपराएं रही हो उस समय, और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह, समय जो बीतता जाता है, समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए,
समय हमें भले ही दूसरी दिशा में ले जाए के, भले ही बहुत सारी उपलब्धियां मिल गई हों, तो समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। किस चीज़ से? उन कुंठाओं से, उन हीन भावनाओं से, उन ग्रंथियों से जो उनके अंदर बैठी हुई है। ठीक। तो आगे है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। पिता का जैसा स्वभाव था, ठीक उसके विपरीत उनके माँ का स्वभाव, जो कि बेपढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य, किसके अंदर? माँ के अंदर। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। किनमें? उनके माँ में, लेखिका के माँ में, मनु भंडारी की माँ में। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य, जो पिताजी ज्यादती करते थे, झल्लाते थे, चिढ़ते थे, हो सकता है मारते भी रहे हों, ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं। तो पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य, कि मतलब मुझे यही मेरे भाग्य में था, अपना प्राप्य, और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश, जो भी बच्चे इच्छा प्रकट करते थे वो उचित है कि अनुचित है, तो उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर, अपना कर्तव्य समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। कौन? उनकी माँ। न अपने लिए कुछ मांगा, न कुछ चाहा, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, किसका? माँ का त्याग, कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। अर्थात माँ ने जो त्याग किया, माँ का जो आदर्श था, माँ का जो धैर्य था, वह कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। अर्थात माँ के उन कर्तव्यों पे, उन मार्गों पे चलूं जैसा वो करती थी, तो मेरा वह आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, सहिष्णुता बर्दाश्त करने की क्षमता, सहनशीलता, सहिष्णुता, सहनशीलता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण, पैतृक पिता का पुराण, तो पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब वो क्या करेंगे? अपने बारे में बताएंगे। ठीक है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। कौन सबसे छोटी? लेखिका कह रही हैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, बाकी लोग सब उनसे बड़े थे। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, और उसकी एक धुंधली सी, 7 साल की बच्ची को बहुत सारे याद था नहीं, तो कह रही हैं कि 7 साल की थी, और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, जो सबसे बड़ी थी, उसके बाद दूसरी बहन, अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, ये सब खेल के नाम है। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। जो जो खेल लड़कियों के होते थे उन्होंने सब खेला। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी
गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही, उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। किनका? भाइयों का। और हमारी सीमा थी घर। हम लोग बहनें जो थी वो घर के अंदर, घर में ही खेलते थे, भाई लोग प्रायः बाहर। तो अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। तो घर की सीमा कहाँ तक थी? पूरे गली मोहल्ले जो होते थे वहाँ तक वो लोग खेल सकती थी। तो घर की सीमा गली मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जो उनका मोहल्ला था उसमें किसी भी घर में जा सकती थी, वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं थी। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट, जो महानगरों में फ्लैट है, फ्लैट की ज़िंदगी केवल एक फ्लैट तक सीमित है, तो फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, अलग करके हमें कितना संकुचित, असहाय, संकुचित, सीमित आज के लोग, जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि अगर लोग बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं, फ्लैट है, फ्लैट सारी ज़िंदगी उनकी फ्लैट ही है, और फ्लैट से अगर निकलते भी हैं तो कहाँ? सीधे चाहे स्कूल गए, पढ़ने गए, चाहे ऑफिस गए, कार्यालय जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ गया, और बच्चे स्कूल गए। तो संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। जो उनके कहानी के पात्र हैं इसी मोहल्ले के हैं, कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार। किशोरावस्था 15, 16, 17 साल की उम्र तक को किशोरावस्था कहते हैं। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार, अपनी युवावस्था जवान, सरकार के अनुसार लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल, इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों के अंतर के बाद, तो इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया। जब से वो होश संभाला, उनको जानकारी हुई, बड़ी हुई, तब से जो भी चीज़ें उनकी भाव भंगिमा, खेलने का तौर तरीका, सारी चीज़ें कुछ भी धुंधला अर्थात कुछ भी भूला नहीं, कुछ भी धुंधला नहीं किया था। और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब इनके जो महाभोज उपन्यास इन्होंने लिखा है उसके पात्र, उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज क्या है इनका उपन्यास का नाम है, परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। लेखिका के लिए भी यह आश्चर्य का ही विषय था। एक सुखद आश्चर्य। कैसा आश्चर्य? एक सुखद आश्चर्य। ठीक है। और अब इसके आगे अगले वीडियो में और अगले दिन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।